अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक मिलर एंड हार्ले। आज मिलर एंड हार्ले का 5वां चैप्टर एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज के बारे में है, जिसको आज मैंने पेज नंबर 64 से लेके 68 तक मोड्स ऑफ सिलेक्शन से पहले तक कवर किया है। इसके एमसीक्यूज़ बनाए, पहले खुद रीड आउट किए हैं, फिर इसके एमसीक्यूज़ बनाए। कोई एक एमसीक्यूज़ भी कॉपी पेस्ट नहीं है, कोई गूगल से नहीं उठाया हुआ। सारे एमसीक्यूज़ बुक से रीड करता हूँ और बुक से ही बनाता हूँ। इसलिए पेज नंबर भी आपको बताता हूँ कि आप पहले रीड आउट किया करें, फिर आके आप टेस्ट दिया करें, ताकि आपके जो मिलर की तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। जी चैप्टर 5 इसके एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है द मोर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ is a change in the frequency of allele in a population। जी बीटा is the right option। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये याद रखना कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो होती है, टाइम के साथ जो भी चेंजिंग आती है ऑर्गेनिज्म में, उसको भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। किसी भी अलील की फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ जाए उसको भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। जेनेटिक मेकअप में चेंजिंग आ जाए उसको भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है इट इज़ द चेंज इन द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन। मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आ जाए या जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाए उसको भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। चार्ले है रिलेटिवली सिंपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दैट डिस्क्राइब्ड बाय विच प्रोवाइड फॉर रिमार्केबल वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने इंट्रोड्यूस करवाए थे? आपको पता है मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसके बाद उन्होंने 2 लॉ भी पेश किए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जी मेंडल इज द राइट ऑप्शन। चौथा एमसीक्यू स्टडी ऑफ जेनेटिक इवेंट्स इन जीन पूल। जीन पूल में जेनेटिक इवेंट्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? जी बीटा इज द राइट ऑप्शन, जेनेटिक पॉपुलेशन। पांचवा एमसीक्यू इट स्टेट्स दैट द मिक्सिंग ऑफ allele at meiosis and their subsequent recombination do not alter the frequencies of the allele in future generation if certain assumptions are met। सिंपली कंसेप्ट ये समझिए आप कि हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक एवोल्यूशन नहीं होती, ना अलील फ्रिक्वेंसीज चेंज होती है, जीन फ्रिक्वेंसीज चेंज नहीं होती। एवोल्यूशन तब होती है जब चेंज इन जीन फ्रिक्वेंसी, चेंज इन अलील फ्रिक्वेंसी। जब भी अलील फ्रिक्वेंसी में, जीन फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजिंग आती है तब एवोल्यूशन होती है। लेकिन हार्डी वेनबर्ग थ्योरम जो है वो ये कहता है कि ना तो कोई चेंजिंग होनी चाहिए जीन फ्रिक्वेंसी में या अलील फ्रिक्वेंसी में, जिसके नतीजे में एवोल्यूशन नहीं होगी। तब वही यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की है, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। छठा एमसीक्यू इफ सर्टेन assumptions are met evolution will not occur because the allelic frequencies will not change from generation to generation even though the specific mixing of alleles in individual may vary। जी वही बात कि अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएं कि एवोल्यूशन ना हो। अब कौन कहता था कि एवोल्यूशन नहीं होनी चाहिए? हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। जी ये स्टेटमेंट जो है वो भी हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के ही बारे में है, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सातवां एमसीक्यू है इट एग्जिस्ट वन म्यूटेशन फ्रॉम द वाइल्ड टाइप अलील टू अ म्यूटेड फॉर्म इज बैलेंस्ड बाय म्यूटेशन फ्रॉम द म्यूटेड फॉर्म बैक टू द वाइल्ड टाइप। जी म्यूटेशन हो रही है वाइल्ड टाइप अलील से म्यूटेड फॉर्म में, फिर म्यूटेड फॉर्म से वाइल्ड टाइप फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहते हैं? जी इसका जो राइट ऑप्शन है वो है म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। आठवां एमसीक्यूज है
It is simply a result of some individual in a population surviving and being more effective at reproducing than others in the population, leading to changes in gene frequencies. G. Charlie is the right option. Evolution. Now MCQ is, if the assumption of Hardy-Weinberg theorem met, the evolution will. आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम की अजम्पशन थी, कुछ शराइत थी, अगर वो पूरी हो जाएं तो एवोल्यूशन अकर होगी कि नहीं होगी। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम ये कहता था कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होती, तो इसका मतलब एवोल्यूशन भी नहीं होती, तो एवोल्यूशन विल नॉट अकर, तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। जी 10वां MCQ है, आर लाइकली टू रिड्यूस जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन। कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन में रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जी जेनेटिक ड्रिफ्ट, इनब्रीडिंग, ये दो ऐसे इफेक्ट हैं जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन रिड्यूस हो जाती हो, तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इनब्रीडिंग। 11वां MCQ है, रैंडम फ्लक्चुएशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन पॉपुलेशन। अल्फा इज द राइट ऑप्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि अलील की फ्रीक्वेंसी में रैंडम कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है, तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। 12वां MCQ है, इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जी पहले से एक पॉपुलेशन मौजूद है, वहाँ से कोई इंडिविजुअल सेपरेट हो जाता है और वो कहीं और जाके अपनी न्यू हैबिटेट इस्टेब्लिश कर लेता है, वहाँ पे न्यू पॉपुलेशन बना लेता है। इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? जी इस इफ़ेक्ट को हम फाउंडर इफ़ेक्ट कहते हैं, तो चार्ले इज़ द राइट ऑप्शन। सवेयर रिडक्शन इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन हैज़ काज्ड। जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, जो पहले से मौजूद है, उसी में कोई चेंजिंग आ रही है, उसी में रिडक्शन आ रही है, उसी में कमी आ रही है, तो ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये बोटल नेक इफ़ेक्ट कहलाता है। जी ओरिजिनल पॉपुलेशन से अगर कोई इंडिविजुअल माइग्रेट करके कहीं और चला जाता और वहाँ पे पॉपुलेशन बनाता, तो वो फाउंडर इफ़ेक्ट था। लेकिन जो चीज़ ओरिजिनल पॉपुलेशन में ही हो, उसको हम बोटल नेक इफ़ेक्ट कहते हैं। जी 14वां MCQs है, चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल। कि इंडिविजुअल माइग्रेट कर गए हैं, अब उसके जो जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी में जो तब्दीली आई है उसको हम क्या कहते हैं? जी बीटा इज द राइट ऑप्शन, जीन फ्लो। 15वां MCQs है, द नॉर्दर्न एलिफेंट सील वाज सेवरली ओवर हंटेड इन द लेट। एलिफेंट सील को जब बहुत ज़्यादा हंट किया गया, उसकी डेट पूछ रहा है, वो कौन सी सदी थी? अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। ये एलिफेंट सील क्या है, इसकी जो पिक्चर है मैं वीडियो के आखिर पे अपलोड कर दूंगा। ये वो वाला एलिफेंट नहीं है जो आप लोग समझ रहे होंगे, ये समुद्रों में रहता है ये एलिफेंट सील। इसकी पिक्चर वीडियो के एंड पे अपलोड कर दूंगा मैं। 16वां MCQs है, इज़ अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर जीन फ्रीक्वेंसीज टू चेंज थ्रू म्यूटेशन। बीटा इज द राइट ऑप्शन, म्यूटेशन प्रेशर। 17वां MCQs है, लेजिस्लेशन इज प्रोटेक्ट द सेल was enacted in 1922 and now the population is greater than dash individual। जो मैंने ऊपर MCQs में बताया कि एलिफेंट सेल की जो ओवर हंटिंग होने लग गई थी 1800 में, उसके लिए कवानीन बनाया गया है कि उसको प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने से उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ कर गई? जी 1 लाख से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई, तो चार्ले इज़ द राइट ऑप्शन। 18वां MCQs है, द टेंडेंसी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर एंड अपसेट हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। के नेचुरल सिलेक्शन की ऐसी टेंडेंसी जो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम को
अपसेट कर दे, उसमें चेंजिंग ले आए, उसको क्या कहते हैं जी? चाले इज द राइट ऑप्शन। सिलेक्शन, प्रेशर। 19 MCQs अकॉर्डिंग टू हार्डी वेनबर्ग पॉपुलेशन साइज मस्ट बी। आप अजम्पशंस पढ़ें पेज नंबर 65 पे। हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के अजम्पशंस हैं 4-5, तो उसमें वो कह रहा है कि पॉपुलेशन साइज कितना होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो हार्डी वेनबर्ग थ्योरम के मुताबिक जो पॉपुलेशन का साइज है वो स्मॉल होना चाहिए, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। लास्ट MCQs है, इन डैश द हार्डी एंड वेनबर्ग डिस्क्राइब्ड अ मॉडल नाउन एज हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। जी, इन्होंने जो मॉडल पेश किया हार्डी वेनबर्ग थ्योरम, ये कब पेश किया? तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, 1906। जी, ये थे आज एवोल्यूशन के पार्ट ए, जो कि पेज नंबर 64 से 68 तक था। जी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 5 कंप्लीट कर देंगे, जो कि 68 पेज से ऑनवर्ड जितना भी चैप्टर है उसको इंक्लूड करेंगे। जज़ाकल्लाह।